सभी को प्रणाम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण वाङ्मय नंबर 63 का स्वाध्याय हुआ है और हम लोग उसका आज सेकेंड डे स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आज से प्रथम अध्याय इस वाङ्मय का शुरू होने जा रहा है मुख्य रूप से, और इसमें हम लोग देखें कि क्या हमें गुरुदेव बताना चाह रहे हैं। जैसा कि टाइटल है उस हिसाब से इसका प्रथम टॉपिक है, प्रथम अध्याय का प्रथम टॉपिक है सुसंस्कृति निर्माण का शुभारंभ कहाँ से और कैसे हो। जैसा कि इस नवनिर्माण भावी नवनिर्माण रूपी इस वाङ्मय को देखकर हम सबके मन में प्रायः एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि आखिर मतलब भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कैसे किया जाए। तो इसका प्रथम टॉपिक ही है सुसंस्कृति निर्माण का शुभारंभ कहाँ से और कैसे हो, और उसका पहला टॉपिक है चरित्रवान माता पिता ही सुसंस्कृत संतान बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है, द चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज एंसेस्टर्स, अर्थात बच्चा उतना पुराना होता है जितना उसके पूर्वज। एक बार संत ईसा के पास आई एक स्त्री ने प्रश्न किया, महाराज बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, गर्भ में आने के 100 वर्ष पहले से। स्त्री भौचक्की रह गई, पर सत्य यही है जिसकी ओर संत ने इंगित किया। 100 वर्ष पूर्व जिस बच्चे का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसकी जड़ तो निश्चित ही होती है, चाहे वे उसके बाबा हो या परबाबा। उनकी मन स्थिति, उनके आधार पर उनकी संस्कृति पिता पर आई और पिता माता के विचार, उनके रहन सहन, आहार विहार से ही बच्चे का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए क्लियर है कि जैसा कि स्त्री ने प्रश्न किया और महाराज ने जवाब दिया कि बच्चे के आने के 100 वर्ष पहले, यानी कि प्राय हम लोग सुनते हैं कि हमारे बच्चे किस खानदान से हैं, किस वंशज के हैं, तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी उस वंशज का उस बच्चे पर, आगे आने वाले बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो स्वभाव के कई चूंकि संस्कार जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसलिए उस महाराज ने उस स्त्री को ऐसे जवाब दिए कि 100 वर्ष पहले होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि सभ्यता मिट जाती है पर संस्कृति नहीं मिटती है। तो ये संस्कृति मीन्स हमारे जो भी व्यवहार है, आचार है, विचार है, उसके बारे में वहाँ पर इस टॉपिक में बताया गया है कि जैसी मन स्थिति हमारे पूर्वजों की होती है, उनके आचार व्यवहार होता है, उसका प्रभाव हमारे आने वाले बच्चे पे भी पड़ता है। क्योंकि वो ऐसे जीन्स जो ऐसा जेनेटिक, इस तरह साइंस भी कहता है कि जीन का वहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर होती है, दूसरी पीढ़ी में होती है। तो कल जिस बच्चे को जन्म लेना है उसकी भूमिका हम अपने में लिखा करते हैं। यदि यह प्रस्तावना ही उत्कृष्ट न हुई तो बच्चा कैसे श्रेष्ठ बनेगा, यानी कि हम भावी पीढ़ी को कैसे जन्म देने वाले हैं, ये पृष्ठभूमि हमें उसकी प्रस्तावना पहले लिखनी होती है। यानी हमें कैसे हमारे भारत का प्रस्तावना है, हम समझते हैं कि हमें अपने भारत की एक नागरिक होने के नाते प्रस्तावना के हिसाब से हमारी क्या दृष्टिकोण और भूमिका हो सकती है। तो उसी तरह एक माता पिता के रूप में हम अपने भावी नवनिर्माण की प्रस्तावना चाहे तो हम भी लिख सकते हैं और इसका एक रूपरेखा बना सकते हैं, जिसके लिए हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है वो है गर्भाधान संस्कार। वो गर्भाधान यानी कि गर्भ धारण करने से पहले ये संस्कार की जाती है। कहा जाता है कि गर्भ को स्वीकार करने से पहले, उसको कंसीव करने से पहले अगर एक माता पिता चाहें तो सुसंस्कृत बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और ये हमारा साइंस नहीं, हमारा सुपर साइंस ही ऐसा कर सकता है। और ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके लिए ये इस तरह की प्रस्तावना बना कर गए हैं, जिसको हम अभी वर्तमान में कलयुग के जमाने में भूल गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह की प्रस्तावना बन सकती है और इसके लिए कई प्रोग्राम इस तरह के गायत्री परिवार के द्वारा चलाए जाते हैं और इस वाङ्मय में भी हमें सीखने को मिलेंगे। भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म रघु, अज और दिलीप आदि पितामहों के तप की परिणति थी, जो योगेश्वर कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के कई जन्मों की तपस्या का पुण्य फल था। 18 पुराणों के रचयिता व्यास का आविर्भाव तब हुआ था जब उनकी 5 पितामह पीढ़ियों ने घोर तप किया था। अपने यहाँ कन्या के लिए वर ढूंढते समय वर के संयोग और उसकी आर्थिक परिस्थितियां पीछे जानी जाती है। सर्वप्रथम वंश गोत्र से बात प्रारंभ होती है। उसका मंतव्य यही होता है कि बालिका किसी दुर्गुण संपन्न परिवार में न पड़ जाए। यह सब संतति के लिए ही किया जाता है, जो उचित भी रहा है।
आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे और कल की सामाजिक सुव्यवस्था, शांति, समुन्नति का आधार यह होगा कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ सद्गुणी बने। और इसके लिए मातृत्व और पितृत्व को गंभीर अर्थ में लिए बिना काम नहीं चलेगा। मतलब कहने के मतलब यहाँ बता रहे हैं गुरुदेव कि सिर्फ माता पिता बनने की भूमिका हमें निभानी है, बल्कि हमें इस धरती पर लाया गया एक माता पिता की भूमिका हमें जो निभानी है उसको गंभीर अर्थ को समझे कि जो हम जिन बच्चे को या जो भावी पीढ़ी को जो हम गढ़ने जा रहे हैं उसको सुसंस्कृत हम कैसे बनाए, श्रेष्ठ सद्गुणी कैसे बनाए। तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव सबसे पहले अभी वर्तमान के जो माता पिता हैं या फिर आने वाली जो मतलब अभी जो वर्तमान की बालिकाएं हैं जो माँ बनने आज न कुछ आगे आने वाले समय में जो माँ बनेंगी, अगर सुसंस्कृत बालिकाएं ही हो जाएंगी जो आगे चल के माँ बनेंगी तो सोच सकते हैं कि वो कैसे बालक को जन्म दे सकते हैं। और ऐसा कई अनेक उदाहरण हमारे प्राचीन काल से कई ऐसे पुराणों और गाथाओं और मतलब हमारे शास्त्रों में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे कि यहाँ आगे बताया भी जा रहा है कि महाभारत के समय की घटना है। द्रोणाचार्य ने पांडवों के वध के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले एकमात्र अर्जुन को कौरव बहुत दूर तक भटका ले गए। इधर पांडवों के पास चक्रव्यूह भेदन का आमंत्रण भेज दिया। जब सारी सभा सन्नाटे में थी तब 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु, जैसा कि हम लोग अभिमन्यु की कथा लगभग हम लोग सब जानते हैं, अगर हमारी पीढ़ी नहीं जानती है तो हम इससे रूबरू कराएं, उन्हें जानकारी दें। राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और बोले, मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता हूँ। युधिष्ठिर ने साचार प्रश्न किया, तात मैंने तो तुम्हें कभी चक्रव्यूह भेदना सीखते नहीं देखा, नहीं सुना। इस पर अभिमन्यु ने हंसकर उत्तर दिया, अरे जब मैं अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था, माँ को जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे। माँ का ध्यान दर्द की ओर से बटाने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह भेदन क्रिया बताना प्रारंभ की। 6 द्वारों के भेदन की क्रिया बताने तक मेरी माँ ध्यान से सुनती रही और गर्भ में बैठा हुआ मैं उसे सीखता चला गया। पर 7वें और अंतिम युद्ध की बात बताने से पूर्व ही माँ को नींद आ गई। उन्हीं के साथ मैं भी विस्मृति में चला गया। उसके बाद मेरा जन्म हो गया। 6 द्वार तो मैं आसानी से तोड़ लूंगा, 7वें में सहायतार्थ आप सब पहुंच जाएंगे तो उसे भी तोड़ लूंगा। एक कहानी हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या नहीं भी जानते हैं तो आज हमारी ये कहानी जो रिन्यूअल हो गई कि मतलब अभिमन्यु को गर्भ में ही उस कहानी के बारे में पता था कि कैसे चक्र भेदन किया जा सकता है। यह घटना उस सत्य की ओर संकेत करती है कि पुत्र गर्भ में आए उससे पूर्व ही माता पिता को अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। कुछ दिन पहले अमेरिका में जन्मे एक बालक की चर्चा चली। इस बालक की आंख में जे और डी की आकृति उभरी हुई थी। वैज्ञानिकों ने उसकी बहुत जांच की पर कारण न जान पाए। आखिर इस गुत्थी को मनोवैज्ञानिकों ने सुलझाया। युवती ने उन्हें बताया कि मैं अपने विद्या अध्ययन काल से ही जॉन डिक्सन की विद्वता से प्रभावित रही हूँ। मेरी सदा से यह इच्छा रही है कि मेरे जो संतान हो वह जॉन डिक्सन की तरह ही विद्वान हो। मैंने अपनी यह इच्छा कभी किसी को बताई तो नहीं, पर जब जब इस बात की याद आती मैं अक्सर दीवार पर या कॉपी पर जे.डी. अक्षर लिखकर अपनी स्मृति को गहरा करती रही हूँ। उन्होंने अपने अध्ययन काल की कई कॉपी और पुस्तकें भी दिखाएं जिनमें जे.डी. लिखा मिला। तो आज तक इस टॉपिक को हम लोग यही रहने देते हैं। इससे अब क्लियर हो गया कि हम कैसे गर्भाधान संस्कार गर्भ में बच्चे को ही सुसंस्कृत बना सकते हैं, या फिर बाल्यकाल में ही बच्चे को कैसे सुसभ्य बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम कृत कर सकते हैं, उनको धन्य धान कर सकते हैं, भारत को एक अच्छे नागरिक देख सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम सब की है और हम लोग इसका नवनिर्माण करने के लिए अगर हम कमर कस लें तो कोई इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन पहले हमें उस धरातल पर अपने आप को खुद उस पैमाने पर कसना होगा, तभी हम एक शुभारंभ कर सकते हैं और सुसंतति निर्माण करके भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति रही है, रीति रही है, उसको निभा सकते हैं। एक सच्चे नागरिक होने के लिए भाइयों और बहनों हम इस बीड़ा को जरूर उठाएं, इस बीड़ा को जरूर उठाएं। भारत की दर्द को समझे। माँ भारती हम सबको पुकार रही है, वर्तमान काल हमें पुकार रही है कि हम आने वाले भारत को फिर से सुसंस्कृत कैसे बनाएं। तो इस नव निर्माण करके, इस भावी पीढ़ी को उसका नव निर्माण करके हम अपने कहीं न कहीं अपनी मनुष्य होने का कर्तव्य को निभा सकते हैं, और कर्तव्य निभाने से ही हमें सुख शांति मिल सकती है। तो इसे हम सोचे समझे और देखें कि हम कैसे कहाँ किस तरह कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। आज फिर हम यहीं तक रहने देते हैं। इसी टॉपिक में फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं।
सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।